नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दिव्य तारा। मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ गई? देखो बाहर कोई तुम्हें बुला रहा है। बहू, ओ बहू, जरा देखना चश्मा कहाँ रख दिया है मैंने, मिल नहीं रहा है। अरे कंघी करने उतारा था, यही तो रखा था, कहाँ चला गया? जैसे उसका पैर भी हो। हे भगवान, माफ करना, 1 मिनट शांति से पूजा भी नहीं कर पाती। इसी समय सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। भगवान, एक बार बस, एक बार मुझे इतना समय अवश्य दीजिएगा ताकि मैं भी बोर हो सकूं। मेरा मतलब बोर होने का मतलब तो समझ सकूं। और मालती जी खींचते हुए पूजा रूम से बाहर निकल गई। क्या चिल्ला रहा था तपन? खुद देख नहीं सकता था बाहर कौन है? अरे मम्मी, वो सब्जी वाली आई थी और तुम्हें ही पूछ रही थी। मैं बोला भी अभी नहीं लेना है तो बोलती है एक बार मम्मी को भेजो तो मैं क्या करता? वो बोला। मालती का गुस्सा देख अम्मा भी शक्ति में आ गई और वो बहू बहू आवाज दे रही थी, लीजिए अम्मा, आपका चश्मा। चश्मा उतारकर चश्मा खोजेगी तो कहाँ से मिलेगा? हाँ हाँ, वही तो। अभी बहू की हाँ में हाँ मिलाना तो अम्मा ने उचित समझा। देखो बच्चों, कुछ व्यक्ति कारणों के आज फ्रिज में ताला लगा दिया गया है। आपकी असुविधा के लिए खेद है। मालती ने जैसे ये कहा, भागकर फ्रिज की हैंडल जोर से खींचते हुए तारा के मुंह बनाया और तपन से कहा, भैया देखना, लगता है मम्मी काला काला गुलाब जामुन मंगवा कर रखी है फ्रिज में। पक्का मम्मी लोग आने वाली होगी। मामी लोग कहीं हम चट न कर जाए, इसलिए फ्रिज में ताला लगा गया। हाँ तारा, मुंह बनाते हुए तपन भी हाँ में हाँ मिलाया। अब दोनों भाई बहन बार बार फ्रिज के पास आते और मायूस होकर फ्रिज के पास से लौट जाते थे। अरे मम्मी, कम से कम ठेकुआ भी तो बना दो पानी पीने के लिए, बच्चा बोला। अभी रुको भाई, अब तो अगले महीने ही बनेगा। इस बार तो तुम लोगों की छुट्टियां में 15 दिन ही पूरे महीने भर का ठेकुआ खत्म कर दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है। तुम दोनों को तो कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पापा कितनी मुश्किल से कमाई कर घर चले आते हैं। मालती तार में कपड़ा सुखाते सुखाते अनजाने ही काम की अधिकता और व्यस्तता की खींच बच्चों पे निकाल दी। मम्मी, ये ना तपन भैया दोनों हाथ में दो दो टुकड़ा लेकर दिन भर खाते रहते हैं और खुद तो खाते ही है, अपने पड़ोसी दोस्त को दीपे को भी खिलाता है, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। तारा ने बड़े भाई की शिकायत की मम्मी से। पास में ही चरपाई पे लेटी दादी ने सुन लिया। अरे क्या बकबक कर रही हो तारा? खाएगा नहीं बच्चा है, अभी तो खाने पीने की उम्र है। और दुल्हन तू ही ना, बच्चों को इतना क्यों सुना रही हो? अम्मा बोली। ये लो बेटा तपन्ना, तेल और शक्कर पास की दुकान से ले आओ। और अपने आंचल में बंधी गांठ खोलकर दादी ने 100 रुपये निकालना चाहा। शायद आज ही दादी की पेंशन के पैसे आज मिले थे। अरे अम्मा, आप रहने दीजिए ना, शाम को मंगवा लूंगी और बना दूंगी ठेकुआ। तू जा लल्ला, सामान लेकर आ जा। भला पोते को खाने का इच्छा हो और दादी मान जाए, ऐसा हो सकता है? तपन, ओ तपन, बाहर से दिव्य की आवाज आई। चुटकी लेते हुए तारा ने कहा, ठेकुआ का नाम लिया नहीं और आ गए दिव्य। चुप, जब देखो तब चपर चपर करती रहती हो। तपन ने मजाक में डांटते हुए तारा को चुप कराया। तारा देख बेटा, तेरे से बड़ा है दिव्य, तपन का दोस्त है, तू उसे भैया क्यों नहीं बोलती? उसका नाम लेती है, अच्छा लगता है क्या? दादी ने तारा को समझाना चाहा। अरे दादी, मेरा तो बस एक ही भैया है, वो है तपन। और तपन को भी मैं भैया बोल देता हूँ, वही कम है क्या? बस साल भर तो ही बड़ा है मुझसे, अक्ल में तो मैं ही बड़ी हूँ भैया से, कहकर तारा हंसने लगी। और किसी का भैया वैया नहीं बोलने वाली हूँ। इन सब की बातें आपस में चल ही रही थी कि तब तक दिव्य अंदर आ चुका था। मेरा नाम लेकर क्या चुगली कर रही है तारा? तारा की चोटी पकड़ते हुए दिव्य ने कहा, मैं आपको भैया नहीं बोलने वाली, बस हाँ तो मुझे तुझ जैसी नक्सली लड़की से बहन भी नहीं बनाना बस। आपस में प्यारी नोकझोंक चल ही रही थी, तभी मालती ने आकर कहा, तपन जा बेटा, सामान लेकर जल्दी वापस लौटना।
पापा के ऑफिस आने से पहले कल तू देर से आया था, पापा नाराज हो रहे थे। हाँ माँ, आ जाऊंगा जल्दी। चल दिव्य, कहकर तपन और दिव्य बाजार के लिए निकल गया। दरअसल तपन का इस बार ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था और वो एबीसी की परीक्षा की तैयारी करने जा रहा था। शर्मा जी को चिंता थी कि एक सीमित आय में बच्चों को बाहर बेचकर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होने वाली थी। उस पे बिटिया तारा भी बड़ी हो रही थी। शादी ब्याह को लेकर भी थोड़ा शर्मा जी और मालती चिंतित रहते थे। हालांकि सीमित आय में भी बड़े ही प्लानिंग के साथ खर्च सुरक्षित रूप से चल रहे थे। पानी। शर्मा जी ऑफिस से आते ही मालती से पानी से भरा गिलास ट्रे में रखकर शर्मा जी को सामने रखा। शर्मा जी गिलास उठाते हुए माँ के घुटने के दर्द के बारे में पूछ रहे थे। इसी बीच तेज बारिश और बादल गरजने की आवाज आई। अरे ये बिन मौसम बरसात होने लगी। अच्छा है, गर्मी में बीच बीच में बारिश हो जाती है, इससे गर्मी में राहत मिलती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे शहजादे इस मौसम में कहाँ घूम रहे हैं? आज तो रिजल्ट आने वाला है, शर्मा जी बोले। मालती ने तपाक से जवाब दिया। अरे अभी 10 मिनट पहले ही गया है, आता ही होगा। हो सकता है रिजल्ट आ गया होगा, उससे व्यस्त हो गया होगा। आधे घंटे तो मुझे आए हुए हो गया और तुम बोल रही हो 10 मिनट पहले गया है। व्यंग्यात्मक हंसी के साथ शर्मा जी ने कहा। हाँ मुन्ना, अभी तो गया है, मैंने ही भेजा है, आता होगा। दादी ने भी मालती के बातों का समर्थन किया। दादी, ओ दादी, मैं पास हो गया, लगभग चिल्लाने वाले आवाज में खुश होते हुए तपन घर में घुसा और कहा। पापा को देखते ही थोड़ी आवाज धीमी हुई, फिर भी खुश होते हुए बोला, पापा मैं पास हो गया। और दादी, मम्मी, पापा सभी के पैर छुए। तारा ने भी अपना पैर बढ़ाते हुए कहा, भैया मेरा भी पैर छुओ, बहनें भी लक्ष्मी का रूप होती है। धत पगली, कहकर तपन ने तारा को गले से लगा लिया। हमेशा लड़ते झगड़ते वाली तारा आज थोड़ी भावुक होती हुई बोली तपन से, भैया अब तो बाहर चला जाएगा पढ़ने। हाँ तारा, तब न मैं एसवी की परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ा ऑफिसर बनूंगा। अभी तो पूरा घर में तेरे अकेले का राज रहेगा। तभी मालती एक प्लेट में रसगुल्ला लेकर आई। आते ही बोली, सब मुंह मीठा करो, आज हमारा तपन ग्रेजुएट हो गया है। अरे दिव्य कहाँ गया? मालती ने इधर उधर देखते हुए पूछा। अच्छा ये बताओ कि तभी फ्रिज में ताला लगा हुआ था मम्मी। आप ना बहुत पक्षपात करती हो। भैया पास हुआ तो रसगुल्ला मंगवाया और मैं पास हुई तो बेसन के लड्डू। मुंह बनाते हुए तारा ने कहा, तो ये बता, रसगुल्ला तो तू भी खाएगी और बेटा उसने ग्रेजुएशन पूरा किया है, अब नए मंजिल की तरफ बढ़ने वाला है। जब तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा ना तो तेरे लिए रसमलाई बनाऊंगी। मालती जी ने सफाई देनी चाहिए, पर अल्लड़ चुलबुली तारा मानने वाली कहाँ थी। उसने तपाक से कहा, तो ठीक है मम्मी, पर ये बात तो सच है ना, आप भैया को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। तू बोलती है भैया को और भैया बोलता है तारा को ज्यादा प्यार करती हो। तुम तो ही लोग आपस में डिसाइड कर लो। जब तुम लोग माँ बाप को बनोगे तब पता चलेगा कि माँ बच्चों में अंतर नहीं करती। तभी हाँफता हुआ दिव्य बोला, आ गया मैं भी आ गया, मेरी मिठाई। कहते हुए उसने भी सबके पैर छुए और सबसे आशीर्वाद लिया। तारा ऐसे देख रही थी जैसे अभी दिव्य नहीं आता तो उसे एक रसगुल्ला और खाने को मिल जाता। अम्मा आज आप भी लो ना, आज आपका पोता पास हुआ है। रसगुल्ले के रस को निचोड़ते हुए मालती ने अम्मा से कहा, अरे पूरा ही रस निचोड़ कर दोगी क्या बहू? तो क्या मैं रुई के समान बेस्वाद सीधा मीठा रसगुल्ला खाऊंगी? माँ अभी शुगर बढ़ गया है था ना आपका। शर्मा जी ने कुछ कहना चाहा, बीच में ही बोला, तू चुप कर मुन्ना, बोलकर अम्मा ने चुप करा दिया अपने बेटे को। तपन पता करना दिल्ली के कोचिंग सेंटर की फीस। हाँ पापा देखता हूँ। दिव्य तेरा आगे क्या प्लान है? अंकल मैं यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा। अच्छा ठीक है, कम से कम तपन के अनुपस्थिति में तू तो आया जाया करेगा ना। थोड़ा भावुक होते हुए
शर्मा जी बोले, शायद पहली बार बच्चा घर से बाहर जा रहा था, इसीलिए। हाँ अंकल, बिल्कुल मैं तो आऊंगा ही। हाँ, नहीं तो इन्हें ठेकुआ कहाँ मिलेगा। तारा ने दिव्य को छेड़ा। अब तू बच्ची नहीं है तारा, बड़ी हो गई है। थोड़ा सरुक तो सीख। बड़ा है तुझसे दिव्य, बुरा नहीं मानता इसका मतलब कुछ ही बोलती रहेगी। दूसरे के घर जाना है, ऐसे ही जवाब चलाती रहेगी तो कैसे ससुराल में गुजारा होगा। मालती ने चिंतित होते हुए अपनी बेटी तारा को डांटा। हाँ आंटी जी, आपने ठीक कहा, ससुराल तो ऐसे ही बेरंग वापस कर आएगी। दिव्य ने और चिढ़ना चाहा। ऐसा ना बोल दिव्य, भगवान मेरी पोती को खूब खुश रखे। दादी ने तारा को बाहों में भरते लेते हुए कहा। तभी शर्मा जी उठकर कमरे में आ गए और डायरी पेन निकालकर कुछ जोड़ घटाव कर हिसाब लगाते हुए मालती से बोले, भेज देते हैं तपन को दिल्ली के लिए। उस नामी गिरामी कोचिंग सेंटर में हम लोग मैनेज कर लेंगे। वो अपनी पत्नी से बोले, हाँ जी, कुछ दिनों की तो बात है, थोड़ा मेहनत करेगा और भगवान चाहेंगे तो हमारा बेटा अफसर बन जाएगा। आने वाली खुशी से आनंदित होते हुए मालती ने अपने पति से कहा, अब तो तपन भी चला जाएगा बाहर, दूध लेना कम कर देंगे, पेपर भी बंद कर दीजिएगा, मोबाइल में तो सारा समाचार आ ही जाता है। अरे बस भी करो मालती, कुछ बंद या कम मत करना, सब मैनेज हो जाएगा, मैं हूं ना। बड़े आत्मविश्वास से शर्मा जी मालती को समझाया। तभी कॉल बेल की आवाज आई। इस टाइम कौन आया होगा? बोले, लगता है चुनाव प्रचार वाले होंगे। शर्मा जी कमरे से बाहर निकलते हुए बोले। कुछ देर बाद तो 2 पर्ची हाथ में लेकर अंदर आते ही शर्मा जी ने कहा, बस आज आखिरी दिन है प्रचार का, कल से प्रचार समाप्त हो जाएगा। मालती परसों जल्दी तैयार हो जाना, सुबह सुबह वोट डालकर आ जाएंगे, फिर धूप हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने सावित्री यानी कि काम वाली को बोला है, वो वोट डालकर ही काम पे आए। क्या बात है मम्मी, बड़ी उतावली हो वोट डालने का? तपन छेड़ा अपनी मम्मी को और बोला, अच्छा बताइए मम्मी, आप किसे वोट दोगी? तपन अपनी मम्मी से पूछा। ये लो, ये भी कोई बताने वाला? हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी मर्जी, हम चाहे जिसे भी दे, सब ध्यान रखा है मैंने। महंगाई, बेरोजगारी, मालती जी कहने का अर्थ समझते हुए तपन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल मम्मी, बल्कि कुछ चीजों पर और भी ध्यान दीजिएगा। आज की भारत की स्थिति, विश्व में भारत का स्थान, अहमियत, आतंकवादी देश की सुरक्षा और बहुत सारी बातें। नहीं भैया, मत बोलो, मम्मी को कई बार मेरी इस विषय पे बहस हो चुकी है। जब भी घर में राजनीतिक बहस हो जाती है ना, तो समझो उस दिन सबका मूड खराब और मम्मी का सारा गुस्सा खाने पे ही निकलता है। तारा के इतना कहने पे ही सब लोग हंस पड़े। सच में कभी अपने से ऊपर दूसरे के लिए, देश के लिए सोचना चाहिए। सीमा पे आतंकवादी हमले टीवी पे देख देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मालती सच में थोड़ी देर सोचने पे मजबूर हो गई। क्या वोट देते समय सिर्फ महंगा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे होने चाहिए? और ये मुद्दे तो पहले भी थे। हर समय मध्य वर्गीय परिवार इन संघर्षों से जूझता आया है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मालती ने लंबी सांस ली। अम्मा, आप किसे वोट देंगी? दादी, मैं बता दूं, आप मुझे कान में बताया था ना? तारा ने हंसते हुए कहा। चुप कर, तुझसे कटी कर लूंगी। फिर दादी ने आंख दिखाकर बताने से मना किया। तपन ने जाने का समय भी आ गया। ऑटो में बैठते ही तपन वाय बोला और तारा बोला। हड़बड़ाई आंखों से तारा ने कहा, जा रहे हो भैया, अच्छे से पढ़ना। माँ ने रूठे गले से और नम आंखों से ना जाने कितनी ऐसी सीख दे डाली। समय से खाना, पढ़ना, मेहनत करना, ज्यादा दोस्त वोस्त मत बनाना, वरना गलत संगत में पड़ जाओगे। ठेकुआ और सलोनी चूड़ा सब पैक कर दिया। पढ़ाई के बीच बीच में सब नींद आने लगे, निकाल कर रख लेना। आगे मालती और कुछ कहती, शर्मा जी ने कहा, अब बस भी करो मालती, सब कुछ अभी ही सिखा लोगी, फिर फोन पे क्या बातें करोगी? 1 मिनट सुन लल्ला,
दादी ने पीछे से आवाज दी। ऑटो से उतरकर तपन फिर दादी के पास गया। दादी साड़ी के पल्लू की गांठ खोलने लगी। आज उसमें से मिचरे मिचरे 20, 50, 100 के कई नोट थे जो दादी ने जमा किए होंगे। उसे निकालकर तपन को देते हुए बोली, इसे एकदम अंदर रखना, आखिर इमरजेंसी के लिए। और ये सिर्फ पैसे नहीं है, दादी का आशीर्वाद है लल्ला। और तपन का माथा चूमा। ऑटो में बैठकर अपने छोटे शहर को छोड़कर का दुख तो था, पर भावी नई यात्रा की ओर कदम बढ़ाने का अतुर तपन खुशी से झूम उठा। एक ऐसा अवसर पाकर जिसमें वो अपने सपने को पूरा कर सकता था, बेहद खुश था। तपन के जाने के बाद मोहल्ले को हल्का बनाने की कोशिश की। शर्मा जी ने कहा, अम्मा, ये पैसे तुमने आज के दिन ही के लिए संभाल कर रखे थे क्या? मुझे तो कभी नहीं दिए। आज शर्मा जी भी अपनी अम्मा के सामने बच्चा बन खुश हो रहे थे और पूछा, हाँ तो ऐसे ही बड़ा हो गया तू? तुझे तो हमने कुछ किया ही नहीं। तेरे बाबूजी ने तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। ऐसे ही पूरे गांव में अकेला तू ही क्लर्क नहीं बन गया था। तेरी नौकरी लगने पे पूरे गांव में बालूशाही बांटी थी हमने, जानता है? अम्मा, अरे मालती कहाँ रह गई? शर्मा जी ने पूछा। मालती फ्रिज के बगल में बैठकर रो रही थी, बेटे के बाहर जाने के गम में। अरे बहू, बच्चे के घर से निकलते ही रोना अशुभ होता है, और फिर आगे बढ़ने के लिए तो हो गया ना। अम्मा ने भी मालती को ढाढ़स बढ़ाया। दिव्य तारा को बहलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तपन के जाने के बाद वो भी बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक तपन भी तो था उसका साथी, जिसके कारण वो इस घर के अपना समझता था। दिव्य शहर में अकेला रहता था। पढ़ाई के सिलसिले में बरसों से किराए का घर लेकर उसने माता पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे। दिव्य की इच्छा थी कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन नेट का एग्जाम निकाले और कॉलेज में प्रोफेसर बन अध्यापक का नाम करे। वो चाहता था, देख जरा, अब ना तपन के हिस्से का भी तेरे चिड़चिड़ मुझे ही सहना पड़ेगा। तू सुधरे वाला तो है नहीं। नहीं दिव्य, अब तंग नहीं करूंगी आपको, आना मत छोड़िएगा। आज पहली बार तारा ने बातों में दिव्य के लिए अपनापन एवं लगाव दिख रहा था। जब वो उससे बोली, रोज की दिनचर्या से लेकर कोचिंग पढ़ाई की सारी बातें तपन से फोन पे ही होती थी। पढ़ाई के प्रति सख्त हिदायत के मध्य एक वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। घर में बहुत ज्यादा कुछ बदला था। बदलाव हुआ तो सिर्फ शर्मा जी के कानों में। अब शर्मा जी ऑफिस से निकलकर दुकानों में टाइपिंग का काम भी करते थे। 1, 2 घंटे से काम से कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाया करती थी। पापा, आपने मुझे भी कोचिंग भेजा होता ना, तो शायद मैं भी नीट का एग्जाम निकाल ही लेती। तारा कुछ सोचते हुए बोली, अरे बेटा, अभी तो तेरे पास और चांस है, और तू तैयारी भी कर रही है। देखना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। शर्मा जी ने अपनी बेटी तारा को प्रोत्साहित किया। ये सब कहने की बात है पापा, माना सिलेक्शन होता है, पर दुख तो तब होता है पापा, जब हमसे भी कम नंबर वाले विद्यार्थी को जाति के आधार पे सेलेक्ट कर दिया जाता है। अरे कम से कम मेडिकल जैसे जिम्मेदार पदों पे सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पे सिलेक्शन होना चाहिए, तारा बोली। और उसमें भी बड़ी बात, धनवान व्यक्ति पैसे देकर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बच्चा का पढ़ाकर डॉक्टर बना सकता है। अब आप ही बताइए पापा, जो बच्चा एग्जाम पास नहीं कर सकता वो डॉक्टर बन जाता है, कैसी विडम्बना है। दुखी होते हुए तारा ने अपने दिल के दबे एहसास को जुआ पे ला ही दिया। मजा तो तब है बिटिया रानी, जब इतने टफ कंपटीशन में भी तेरा सिलेक्शन होगा। शर्मा जी ने तारा की उदासी दूर करना चाहिए। बत्ती बुझा दे तारा, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे दादी, मुझे अभी पढ़ना है। अच्छा तू पढ़ ले। आंखों पे साड़ी का पल्लू डालते हुए दादी ने कहा। नहीं दादी, तू सो जा, मैं पापा के कमरे में चली जाती हूँ, अभी लाइट जल रही है, वो लोग जागे हैं, तारा अपनी दादी से बोली। तारा हाथ में कॉफी पेन पुस्तक लेकर जैसे ही पापा मम्मी के कमरे तक पहुंची, अंदर मम्मी पापा चिंतित होते बातें कर रहे थे। तारा भी कोचिंग ना जाने का दुख
मनाती रहती थी। मुझे भी दुख होता है कि मैं बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। एक का तो मैं इधर-उधर दुकान में काम करके खर्च वहन कर लेता हूँ। अब दोनों को बाहर भेजकर पढ़ाना, फिर अम्मा की दवाइयाँ घर खर्च। देखते हैं, भगवान कुछ न कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही। हो सकेगा तो इस बार तारा को भी कोचिंग के लिए बाहर भेज देंगे। अंदर बातें कर रहे थे। तुम चिंता मत करो, सो जाओ मालती। और कमरे की लाइट बंद हो गई। तारा हाथ में कॉफी पेन पकड़े मम्मी पापा की बातें सुन चुपचाप वहां से लौट कर आ गई और सोचती रही। एक तो पढ़ने की जगह नहीं है, ऊपर से पैसे नहीं है, मेडिकल में सीट बहुत कम है, ऊपर से आरक्षण हम और आरक्षण वालों को कितना पढ़ना पड़ेगा भगवान। वो मन ही मन सोची। वो चुपचाप रसोई में गई, चटाई बिछाई और पढ़ते पढ़ते सोते सोते ना जाने कब वो सो गई, पता ही नहीं चला। वहीं पे सो गई। तू रसोई में क्या सो रही है तारा? मालती ने सुबह देखने से ही पूछा। वो पढ़ रही थी। ना, मुझे इसी वर्ष मेडिकल में सिलेक्शन करवाना है ना माँ। ये कोचिंग वोचिंग का चक्कर भी नहीं रखना मुझे। आज तारा ने स्वर थोड़ा बदलते हुए कहा। वो रात में तुझे ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया जो तू इतनी सुधर गई? क्या बताऊँ माँ, कभी कभी हम बच्चे ना कई चीजें देखते हुए भी अनदेखा कर अनजान बने रहते हैं। मैं समझ गई हूँ माँ। मन ही मन तारा बुदबुदाई। दिव्य इतने दिनों तक कहाँ था? आज आया है। तारा, तुझे कुछ पूछना है तो पूछ ले दिव्य से। तेरे से ऊंची कक्षा में पढ़ता है, बता देगा। दादी ने कहा। अरे दादी, वो कॉमर्स का है, छोड़ ना दादी, तू नहीं समझेगी। क्या बात है तारा, क्या पूछना है? कुछ परेशान लग रही है। दिव्य ने तारा के पास आकर पूछा। मुझे फिजिक्स में थोड़ी परेशानी हो रही है दिव्य। तारा ने अपनी समस्या बताई। रुक जा, मेरा एक दोस्त है बायो का, वो तुझे फिजिक्स पढ़ा देगा। तारा ने दिव्य का हाथ पकड़ थैंक यू दिव्य बोला। धीरे धीरे दिव्य जितना बन पड़ता तारा की वो मदद करता। तारा और दिव्य घंटों पढ़ाई की बातें, करियर की बातें, घर की समस्याएं एक दूसरे से करते थे। यहाँ तक कि राजनीति की बातें, तर्क वितर्क सभी कुछ दिव्य से हो जाती थी। दिव्य को समझ में आ गया था कि अब तारा काफी समझदार हो गई है। तारा भी दिव्य से बातें करके मन हल्का करती थी। समय भी न पंख लाकर कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। साल बीते, देर न लगी और एक दिन तपन का फोन आया। मम्मी, एसएससी का रिजल्ट आ गया है, नहीं हुआ, कहकर तपन भावुक हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, पहली बार ही थी ना, हो जाता है। अगले वर्ष देखना, तू जरूर निकाल लेगा। प्रतियोगिता है बेटा, कठिन तो होगा ही। ऐसे जाने कितनी बातें कहकर शर्मा जी और मालती तपन का ढाढ़स बांधते रहे अपने बेटे का। तारा का भी फाइनल ईयर की परीक्षा हो गया। साल बीत गए। इस बार तपन के पिछले दफे से कुछ ज्यादा नंबर तो अवश्य आए, पर वो सेलेक्ट होने के लिए वो काफी नहीं थे। इधर घर में तारा की शादी लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। बस अब तारा की शादी हो जाए, तपन की नौकरी लग जाए तो शर्मा जी और मालती गंगा नहा ले। ऐसा सोचकर जगह जगह रिश्तेदारों से तारा के लिए योग वर ढूंढने को कहा गया। इसकी कोई जिम्मेदारी दिव्य को भी दी गई थी। एक दिन मजाक मजाक में दिव्य ने पूछा, तारा तुझे कैसा लड़का चाहिए? वो पूछा। तारा ने भी बड़े ही भोलपन से जवाब दिया, आपके जैसा दिव्य, जो मुझे समझ सके। तारा का ये जवाब ना जाने क्यों दिव्य को बहुत अच्छा लगा। शायद यही तो वो सुनना भी चाहता था दिव्य तारा से। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।